नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ। हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह स्टूडियो में हैं। बहुत स्वागत प्रोफेसर साहब आपका। विजय त्रिवेदी जी प्रोग्राम में आ चुके हैं, सर बहुत स्वागत है आपका भी। अवधेश कुमार जी हैं हमारे साथ, अवधेश जी बहुत स्वागत आपका। समीर चौगांकर जी का भी बहुत स्वागत। कहानी में आज देखिए, सबसे बड़ी कहानी तो 3 दिन से कर्नाटक की चल रही है। तो वहां आज क्या हुआ? आज उप मुख्यमंत्री ने नाश्ता एक साथ किया। बड़ी खबर यह है, तो इसमें क्या निकला इसकी बात आपको बताएंगे। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड पर आज कोर्ट को चार्जशीट पर अपडेट संज्ञान लेना है कि नहीं, इस पर फैसला देना था, लेकिन वो सुनवाई में क्या हुआ इसकी अपडेट आपको देंगे। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन के बीच जो एक खींचतान चल रही है एसआईआर की कार्रवाई को लेकर, इसमें क्या निकला और इसमें अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका अदा कर रहे हैं। सियासी खबरों में पहले इनकी बात करेंगे। पहले कर्नाटक का अपडेट आपको दे दें। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो खींचतान मची है, उसके बीच आज कांग्रेस हाईकमान के लिए कुछ सुकून देने वाली तस्वीरें आई। ये तस्वीरें हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज एक साथ इन दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और 1 घंटे बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि आने वाला कल, बल्कि आज 29 तारीख को दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे साहब वो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को साथ में बैठाएंगे और उनसे बात करेंगे और फिर सारे मसले का हल निकालेंगे। शब्द खुद पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के थे कि मर्ज है, मेडिसिन देखनी है, क्या देनी है, दवा देनी है, तो वो हम करेंगे मिल बैठकर। लेकिन उससे पहले कल रात को अचानक ये खबर आती है कि कांग्रेस हाईकमान ने दोनों नेताओं से कहा है कि आप एक साथ बैठ के अपने बीच में जो भी बातें हैं उन बातों को साफ कीजिए और इसके लिए आज सुबह आप लोग एक साथ नाश्ता कीजिए। फिर कल ही सिद्धारमैया जी ने कह दिया था कि हाँ, हम लोग आज सुबह मिलेंगे और हम लोग बात करेंगे। फिर आज इस ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सिद्धारमैया बोले कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है और ना भविष्य में होगा। कौन सा मतभेद नहीं है? सारे मतभेद तो दोनों नेताओं ने ट्विटर पर जाहिर किए। फिर वो कह रहे हैं हम साथ में मिलकर काम करेंगे। डीके शिव कुमार ने भी बोला, उन्होंने कहा हाईकमान जो कहेगा हम उसका पालन करेंगे। मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं मुख्यमंत्री के साथ हूं, कर्नाटक का विकास ये हमारी प्राथमिकता है। तो बातें तो बड़ी अच्छी की, लेकिन इससे पहले जो बातें कर चुके हैं वो धुल तो नहीं जाएंगी। अब दोनों नेताओं की यह मुलाकात हुई थी दिल्ली के आदेश के बाद। पिछले करीब 15 दिनों से दोनों ग्रुप्स के कार्यकर्ता और नेता, विधायक भी अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाह रहे थे और दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे। 2023 में जब सरकार बनी थी तो अब तो बिल्कुल क्लियर है, जब कह दिया डीके शिव कुमार ने कि 4-5 लोगों की सीक्रेट मीटिंग में 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात हुई थी। अब इसी को लेकर ये सारा ड्रामा चल रहा है। तो हमारे साथ बेंगलुरु से टी राघवन हमारे सहयोगी, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। वो बताएंगे कि निकला क्या आज की मीटिंग के बाद। लेकिन पहले आप सुनिए जरा इसमें डीके शिव कुमार की बात। We all have joined together, we have worked together. The party, as the entire workers of the state, have jointly supported us, and the people of Karnataka has blessed us with a massive mandate. Whatever promises we have given to the people of Karnataka, it is our bound duty to deliver everything. The promises, whatever we had given to them, we have delivered. तो डीके साहब कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, यही बात जो है सिद्धारमैया भी रिपीट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कल एक और डेवलपमेंट हुई, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच खींचतान के बीच में एक तीसरा एंगल आ गया है। कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर, ऐसा लग रहा है कि कहीं इनके भाग्य में ना मुख्यमंत्री की कुर्सी आ जाए। कल एक्चुअली कर्नाटक के टुमकुर में दलित समाज के लोगों ने जी परमेश्वर को मुख्यमंत्री पद देने की मांग करते हुए एक प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन पर आज जी परमेश्वर जी का बयान भी आ गया और उन्होंने कहा कि भाई कोई समाज भावना अच्छा ऐसी रख सकता है क्योंकि समाज का व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन होगा वही जो दिल्ली चाहेगा। Somebody wants DK Shiv Kumar as Chief Minister, somebody wants Siddaramaiah ji to continue, and somebody wants me to be the Chief Minister, and somebody wants somebody else. So you cannot stop the aspirations. Every time there is a talk about the Chief Minister, whether after the election or somewhere in between, when there is the formation of the government, Dalits express their aspirations. That is nothing wrong in it. I don't think it is wrong in it.
वैसे ये इनको माना जाता है कि ये सिद्धरमैया कैंप के ही हैं, लेकिन ये ख्वाहिश इनकी बहुत पुरानी है, क्योंकि जब भी डीके और सिद्धरमैया के बीच में कोई टसल चलता है तो इनको लगता है कि मैं सीनियर भी हूं तो हो सकता है कि, और दलित समाज से भी हूं तो शायद कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट मैं बन जाऊंगा। हमारे साथ टी राघवन जुड़े हैं, उससे पहले अवधेश जी एक बार जरा बताएं सर, क्या मतलब दोनों भाइयों ने तो कह दिया कुछ था ही नहीं हमारे बीच में झगड़ा। नहीं, ऐसा असल में झगड़ा इनका था ही नहीं। हाँ? आप भी जानते हैं कि अगर ये प्रदेश का झगड़ा होता तो प्रदेश में निपटता। ये झगड़ा तो केंद्रीय नेतृत्व ने पैदा किया था। जब केंद्रीय नेतृत्व अपनी महिमा खो बैठता है तभी गठबंधन में तो 6-6 महीने 2.5 साल की बात हो सकती है, पार्टी के अंदर 2.5 साल की बात करना है तो केंद्रीय नेतृत्व का था। इनमें कहां कोई झंझट है, तो खाएंगे भी आपस में, इनके बीच न दोस्ती है न इनके बीच झंझट है। ये दोनों इसमें कहीं नहीं है, ये दोनों तो केवल चेहरे थे। देखिए मूल बात यह है, इसका 3 पहलू है। पहला तो कर्नाटक से संबंधित है जिसमें आपने बता दिया। प्रश्न यह है कि क्या यह वाकई एक ट्रूस है और इसका समाधान क्या केंद्रीय नेतृत्व कर पाएगा, क्योंकि बयान तो वही है कि आला कमान फैसला करेगा। दूसरा, क्या वाकई कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अब इतना, सोनिया गांधी परिवार इतना अक्षम, प्रभावहीन और अकुशल है कि अब वो प्रदेश के झगड़े सुलझाने में सक्षम नहीं है। लोग मानने लगे हैं कि आप हमको चुनाव जिता नहीं सकते हैं, पार्टी संभल नहीं रही है, तो हम आपके नेतृत्व में कैसे काम करें, आवश्यकता है तब तक नाम लेंगे। और इसका तीसरा पहलू यह है कि जो कुछ देश में पिछले 11 सालों में जो एक फंडामेंटल मेंटेलिटी चेंज हुई है, लोगों की पैराडाइम शिफ्ट हुआ है देश को लेकर राजनीति के लेप में, उससे पेश बैठाने में कांग्रेस पार्टी विफल है और उसकी परिणति इस रूप में हो रही है। एक लाइन और है, आप लोग प्रियंक खड़गे को मत छोड़िए इसमें। बताने वाला था सर, आप बताइए। आपने परमेश्वर का नाम ले लिया, लेकिन क्या इसमें यह भी खेल चल रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुपचाप इसमें की फैसला आला कमान करेगा, बैठ के चर्चा करेंगे, राहुल गांधी होंगे, चाहते हैं कि ये 2 के झगड़े में और चुपचाप रहे और तीसरे का स्थान निकल जाए। प्रियंक खड़गे की कोई ना कोई भूमिका तो है और महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे पहले भी आपको पता है कि ये खबर आई थी कि राहुल गांधी ने सीधा व्हाट्सएप मैसेज भेजा डीके शिव कुमार को, जब बोले बड़े व्याकुल हो रहे थे और उनकी कोई मुलाकात नहीं हो पा रही थी राहुल गांधी से, कि वेट आई विल टॉक टू यू। फिर ये खबर आई कि प्रियंक खड़गे राहुल गांधी का मैसेज कन्वे करने के लिए गए, वो डीके शिव कुमार से मिले। ये बात भी अब जो है सच साबित हो रही है। अब फिर अचानक ये क्या कि दिल्ली की मुलाकात से पहले दोनों से कहा गया कि आप मिल लीजिए पहले आपस में। तो आपको राघवन के पास लेकर के चलते हैं बेंगलुरु। अब अगर झगड़ा खत्म हो गया, झगड़ा टल गया या कुछ नहीं, जो जैसा था वैसा ही है? जी देखिए, आज की ब्रेकफास्ट मीटिंग का मतलब यही था कि डैमेज कंट्रोल करना है। जो एक मैसेज जा रहा था कि दोनों लीडर पब्लिकली एक दूसरे पर परोक्ष रूप से कटाक्ष कर रहे हैं, उस पर फुल स्टॉप लगना चाहिए और यही इस बैठक में हुआ भी। आज दोनों ही खेमों ने यह कहा कि अब आगे से एक दूसरे पर किसी भी तरह का कटाक्ष नहीं किया जाएगा। ये एक टेम्पररी सीज फायर है, क्योंकि असेंबली का सेशन है और विपक्ष को ये ऐसा मुद्दा नहीं थमाना चाहते हैं। ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हाईकमान से मिले हैं। हाईकमान कमजोर है ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी यहां पर जो सिचुएशन है, ऐसी एक सिचुएशन पैदा हुई है सौरभ की दोनों ही नेताओं का किसी भी तरह से पार्टी से अलग होना पार्टी को आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। आप एक बात गौर कीजिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीके शिव कुमार ने ये कहा कि 2013 में जब सिद्धरामैया के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब हाईकमान के कहने पर सिद्धरामैया ने उनसे कहा था कि वो 3 से 4 महीने तक वेट करें, उसके बाद वो मंत्री बने थे। तो वो उन्होंने कहा था कि उनकी बात को मैंने तुरंत जो है मान लिया था। आज भी वो इसी बात को दोहराते हुए दिख रहे हैं कि हाईकमान की बात मैंने मानी है, सिद्धरामैया की मैंने बात मानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब बिल्कुल बैकफुट पर चला गया हूं। ये जो आज की बात है, ये सिर्फ कुछ दिनों का ये एक पैक्ट है कह सकते हैं, जिसे हम टेम्पररी सीज फायर का नाम दे रहे हैं। उसके बाद जब असेंबली का सेशन खत्म होगा, पार्लियामेंट का सेशन, और फिर संक्रांति के बाद का क्या हुआ जो राहुल गांधी और खड़गे जी इन दोनों के साथ करने वाले थे राघवन? जी देखिए, ये मीटिंग उस वक्त के लिए तय की गई थी कि जब अगर दोनों ही नेता इस बात पर किसी भी तरह से सहमत नहीं होते हैं तो हो सकता है कि उन्हें तुरंत दिल्ली बुलाया जाएगा। लेकिन अब ये मीटिंग होगी, लेकिन अब नहीं होगी, अब मीटिंग 15 जनवरी के बाद होगी। अच्छा, तो मतलब वो दिल्ली की मीटिंग जो है वो टल गई। राघवन, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत क्लैरिटी दी इसमें, और आपने कहा ये टेम्पररी सीज फायर है। अब गौर कीजिए, जो उन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार पीछे हट गए, ऐसा नहीं है। ये दिखाने के लिए कि भाई दुनिया को ये मैसेज ना जाए कि हम खुलकर लड़ रहे हैं। और इसमें जो बात अवधेश जी ने कही कि किरकिरी तो दिल्ली की होती है, गांधी परिवार की होती है। अब कल का एक बयान आपको दिखा रहा हूं डीके शिव कुमार का। उस बयान में इन्होंने कहा कि बड़ा सेफ भी प्ले कर रहे हैं और
उनका कहना यही है बार बार कि दिल्ली ही सब कुछ है। उन्होंने तो कहा कि दिल्ली या गांधी परिवार वो टेम्पल है हमारे लिए और जो होगा वहीं से होगा। तो मतलब उनको आप यहाँ ब्रेकफास्ट मीटिंग करा लीजिए, दोनों से कहिए कि आप 4 दिन के लिए किसी रिजॉर्ट में घूम आओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। फैसला दिल्ली में ही हो रहा है। शिव कुमार हो सकता है इस बात के लिए मान गए हों कि अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद। कल का बयान सुनिए। Definitely, I'll go to Delhi because see, Delhi is our temple. Delhi is our temple. We have to go there. All of us are without Delhi, nothing can go. Congress party is a party with a big history, and always Delhi will guide us. We may rule here. Ultimately, we have a policy contained to the whatever the policies of the Congress party and the constitution. We have to work by that. अब बताइए सबीर जी, क्या खबर है? अब राघवन कह रहे हैं दिल्ली में फिलहाल नहीं होने वाली मुलाकात। 2-3 कल बड़े डेवलपमेंट हुए थे सौरभ जी। जब डीके शिव कुमार ने जो ट्वीट किया था, एक्स पे पोस्ट किया था वर्ड और वर्ड को लेकर, उसके बाद जब शाम को सिद्धरमैया ने उसका जवाब दिया एक्स पर, उसके बाद डीके शिव कुमार बहुत उखड़ गए थे और खबर ये थी कि उन्होंने कहा था कि अब मैं फैसला करूंगा मुझे क्या करना है दिल्ली जाकर। राहुल गांधी इस दोनों के बीच जिस तरीके से एक्स पर पोस्ट हो रहा था, जिस तरीके से बयान आ रहे थे, राहुल गांधी उससे नाराज थे। राहुल गांधी ने रणदीप सुरजेवाला से कहा कि डीके से मेरी बात कराओ, बोलो मेरे से बात करें। रणदीप सुरजेवाला डीके को फोन लगा रहे थे, डीके शिव कुमार ने उनका फोन नहीं उठाया। फिर रणदीप सुरजेवाला ने डीके को मैसेज करा कि राहुल गांधी जी आपसे बात करना चाहते हैं। डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी को फोन किया और राहुल गांधी ने एक कहा कि ये जो हो रहा है ये सब ठीक नहीं है, आप सिद्धरमैया के साथ बैठो, आप बात करो, मैं आपको दिल्ली बुलाऊंगा। इनकी बात हुई डायरेक्ट राहुल गांधी से बात हुई है, बैठने को तैयार नहीं थे। डीके शिव कुमार की जब राहुल गांधी से बात हुई, राहुल गांधी ने कहा कि आप सीएम के साथ बैठो, दिल्ली बैठक होगी पहले। लेकिन जिस तरीके से माहौल बन गया है पूरा कर्नाटका में, उस स्टेज पर आपको दोनों को दिल्ली लाकर मैं बैठूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठेंगे, वो संदेश ठीक नहीं जाएगा। पहले आप अपने स्तर पर बैठिए दोनों, उसके बाद दिल्ली निर्णय करेगा क्या करना है। ये तो बात ठीक है। राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार से बात की और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धरमैया से बात की और सिद्धरमैया से कहा कि आप डीके शिव कुमार से बात करके उन्हें अपने यहाँ लंच या ब्रेकफास्ट पे आमंत्रित करो। फिर सिद्धरमैया ने डीके शिव कुमार को ब्रेकफास्ट पे आमंत्रित किया और उसके बाद आज इन दोनों की बैठक हुई। बैठक के बाद सिद्धरमैया ने राहुल गांधी से बात की, डीके शिव कुमार की बात करवाई और उसके बाद तय हुआ कि पत्रकार वार्ता में क्या क्या बोलना है। और उसके बाद इन्होंने पत्रकार वार्ता में ब्रीफिंग दी है कि हम अभी भी साथ हैं, कोई बात मतलब पहले डैमेज कंट्रोल करो, जो माहौल बिगाड़ा है उसको ठीक करो, पहले ठंडा करो, बिल्कुल ठंडा करो। और ये कह दिया गया और अभी सोनिया गांधी नहीं है, सोनिया गांधी के बिना ये बैठक नहीं होगी। डीके शिव कुमार ने कहा था कि सोनिया गांधी रहेगी तभी बैठक होगी। तो सोनिया गांधी अभी देश में नहीं है, सोनिया गांधी आएगी। उसके बाद अभी सेशन है, सेशन के बाद बजट है, बजट के बाद इसका फैसला होगा और बजट के बाद डीके शिव कुमार को शायद मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तब तक सिद्धरमैया भी जो लगता है उनको 1-1.5 महीने का समय मिलेगा, जो भी फैसला होगा सोनिया गांधी। अब 1-1.5 महीने के लिए शांति होगी। फिलहाल ये 31 दिसंबर तक सिद्धरमैया है, मुझे लगता है बजट भी सिद्धरमैया पेश करेंगे 17वां, और उसके बाद मुझे लगता है नेतृत्व परिवर्तन कर्नाटका में होगा। फिलहाल इसे ठंडा पटाक्षेप इन्होंने फिलहाल कुछ समय के लिए कर दिया है। विजय जी क्या है, मतलब केवल ये तो वो किकिंग द कैन हुआ ना, आपने टाला ही है फिलहाल बस। ये ऑपरेशन सिंदूर की तरह से ऑपरेशन बेंगलोर जो है पॉज बटन पर है, सीज फायर नहीं हुआ है। राहुल जी के आदेश के बाद ही, मतलब राहुल जी से बात हुई, जो मेरे को जानकारी मिली इनकी डीकेएस की, और उसके बाद ये तय हुआ कि मॉर्निंग में दोनों लोग मतलब इसको सेटल करिए, ये ज़बरदस्ती का तमाशा नहीं होना चाहिए इसको, और फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन मोटे तौर पर ये बात कंसेंसस जैसी है कि शिव कुमार डीकेएस ही बनेंगे चीफ मिनिस्टर। डीकेएस बनेंगे। अच्छा, बिल्कुल चुनाव बजट के बाद जब भी, हाँ मतलब अभी तुरंत नहीं हो तो मतलब कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलेगा ये तय है, डीके बनेंगे मतलब ये अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब वो तो क्या होता है, बहुत सारी स्थितियां बाद में भी बदलती हैं, जैसे सिद्धरमैया साहब हैं, परमेश्वर साहब आ गए, प्रियांक जी आ गए, वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग ये बनी। और वो इसलिए भी कि पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं होना कि आज ही आपने दबाव बनाया और आज ही चीफ मिनिस्टर बना दिया। और डीकेएस को भी समझ में आई कि यदि ज़्यादा बनाया तो हो सकता है कोई तीसरा बंदा बाजी मार ले, तो वो करने के लिए। लेकिन फाइनली जो हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी को बीच में आए बिना ये काम नहीं चलता, जो उन्होंने उसको बात की, उनसे सिद्धरमैया की बात हो गई है राहुल गांधी से। ये तो सिद्धरमैया इस बात जो आप सार्वजनिक जानकारी दे रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग ये कि डीके बनेंगे, तो मतलब सिद्धरमैया के लिए उसको सिद्धरमैया के लिए भी एक मतलब एक थोड़ी सी सम्मानजनक रेस्पेक्टफुल एग्जिट हो, ये देखा जाए ना। ये नहीं कि शिव कुमार ने कह दिया तो अब इस प्रेशर में आके चले गए। और हो सकता है बजट पास होगा, बजट आएगा, फिर महीने के 2 महीने निकल जाए, लेकिन बहुत दिन के लिए वो बहुत दिनों के मेहमान नहीं है सिद्धरमैया उस कुर्सी के लिए।
ये एक अंडरस्टैंडिंग है। और वो जो डीकेएस भी सोनिया गांधी की बात करें, क्योंकि सोनिया गांधी का बहुत आशीर्वाद है उन पर, डीकेएस पर, तो उनको लगता है कि अभी ये काम होना चाहिए। एक चीज़ और जो जानकारी मुझे मिली थी कि छत्तीसगढ़ को लेकर ये बात हुई थी, जो उल्टा जो हम लोग समझते रहे कि 2.5 साल का वहाँ पर हुआ, तो छत्तीसगढ़ में ये हुआ था कि 3 साल और 2 साल का फार्मूला बना था, और उसमें था कि पहला जो चीफ मिनिस्टर है वो 2 साल के लिए बनेगा, फिर 3 साल के लिए बनेगा। तो उसमें पहले इनका नाम था टीके सिंहदेव का कि वो पहले बन जाए, लेकिन उनका कि नहीं मैं बाद में बन जाऊंगा, पहले आप बघेल साहब को बनने दीजिए। तो ये सारी बात हुई। अब ये झगड़े चलते रहते, एक मतलब फॉर्मूले की मैं बात बता रहा हूँ कि वो हुआ था। अब यहाँ पर भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगला चुनाव तो कम से कम डीकेएस के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो अगला चुनाव लड़ा जाएगा, इसका मतलब साल भर का 1.5 साल का मौका तो उनको मिल जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग इस 5 साल के टर्म में डीके एक मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये अब इस सारे घटनाक्रम में, खासकर पिछले एक हफ्ते में, ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस लीडरशिप पर, गांधी परिवार पर, प्रोफेसर साहब? मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण सवाल है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो डीकेएस बन जाएं या सिद्धारमैया बन जाएं या कोई तीसरा चौथा बन जाए, ये महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से अभी नहीं है। हमें ये इस बात पे सोचना चाहिए कि जैसा डीकेएस ने कहा कि भाई दिल्ली हमारे लिए टेम्पल है, तो पता ये करना होगा कि दिल्ली में कोई एक ही टेम्पल है या दिल्ली में भी टेम्पल के 2 ब्रांच हो गए हैं, क्योंकि एक टेम्पल तो जनपथ पर है और एक टेम्पल मेरे ख्याल से सुनहरी बाग रोड पे है। अब वो सुनहरी बाग रोड पर जो है वो कांग्रेस में नए चेहरों को लाने की कोशिश है। जो टेम्पल जनपथ पे है वहां पारंपरिक रूप से जो क्षत्रप हैं उनको समर्थन करने की कोई कवायद रहती है। और ये खेल आपने देखा होगा, राजस्थान में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, जब वहाँ कोई ऐसा संरचना नहीं है, जहाँ पार्टी का एक ऐसा व्यापक जनाधार नहीं है और दिनों दिन राजनीतिक जो दल के रूप में कांग्रेस की जो राजनीतिक पूंजी है या संपदा है वो घटती जा रही है और दावेदारों की संख्या हमेशा लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कैसे किसको कहां एकोमोडेट करें, यह समस्या हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि जब ऊपर से थोप दिया जाएगा और जिन लोगों का या जिन जिन व्यक्तियों की राजनीतिक संपदा या पूंजी उतनी नहीं है राज्यों में, जैसे डीकेएस का सवाल है, तो ये तो तय है कि कांग्रेस के कुछ चुनिंदा लोगों में डीकेएस एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि कर्नाटक से बाहर के राज्यों में भी जब कांग्रेस की चुनावी रणनीति होती है, जो चुनावी आवश्यकताएं होती हैं, जिन धन और संपदाओं को इकट्ठा करने की कोशिश की आवश्यकता होती है, उसमें उनकी एक प्रबल भूमिका रहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में मैं और विजय जी थे, हमने कई जगह उनको उत्तर प्रदेश में बहुत संगठनात्मक रूप में देखा। तो जाहिर तौर पर जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा क्लेम किया हो, इतना बड़ा भूमिका उसकी रही हो, उतना वो प्रखर रहा है, प्रमुख रहा है, और उसको अगर आप पीछे साइडलाइन कर देंगे तो ये तो असंतोष होगा ही। चलिए सर, तो ये कर्नाटक का फिर अब लबो-लुबाब फिलहाल ये मंदिरों की बात हुई, वैसे तो कांग्रेस का और मंदिर का कोई कनेक्शन बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन हमेशा जैसे प्रोफेसर साहब तो जानते ही हैं, जितने भी बड़े मंदिर होते हैं ना, उसके परकोटे में छोटे मंदिर बहुत सारे होते हैं। अभी जैसे राम जन्मभूमि मंदिर भी बना तो उसमें 6 बड़े मंदिर बने हुए हैं। तो ऐसे सब जगह होता है, जहाँ बड़े मंदिर होते हैं वहाँ छोटे मंदिर होते हैं। लेकिन एक ही प्रांगण में 2-3 बड़े मंदिर हो जाएं तो ये भी तो है ना। डीके शिव कुमार ने वैसे हनुमान जी का मंदिर जिले जिले में बना के और हनुमान जो है भक्ति बढ़ाने की भी उसमें बात इतना बता दें, जो विजय जी ने कहा, आपके पास भी ऐसी सूचना है कि डीके के नाम पे सहमति है? देखिए, ऐसा है कि सहमति का तो प्रश्न बाद में होता है। जब केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि 20 नवंबर के बाद ये हटके मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसका दायित्व था कि उसको लागू किया जाए। हो गई सर, बात करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी तो नहीं, अभी इस समय कहना कठिन है। आज मीडिया ने, कई लोगों ने खबर मार दी है ब्रेकिंग न्यूज में कि डीके शिव कुमार महीने 1.5 महीने में मुख्यमंत्री बनना उनका तय है। लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की जो अवस्था है, क्या वो सिद्धारमैया के असंतोष को झेलने की स्थिति है? विजय जी कह रहे हो कि नहीं, वो उनको जो है एग्जिट दिया जाए सम्मान पूर्वक। क्या सम्मान पूर्वक एग्जिट होगा? केंद्र में भी इसमें सम्मान तो कोई नहीं, तो डीके ने बाम मरोड़ के अपनी बात बनवा ली, तो ऐसा ही माना, तो ऐसा ही जाएगा। तो अब वो 4-5 लोगों की गुप्त मीटिंग के मिनट्स तो किसी के पास है नहीं। डीकेएस को भी नहीं बनाएंगे तब भी वैसी की वैसी बात रहेगी। मतलब अभी फिलहाल कर्नाटक का झगड़ा कुछ दिनों के लिए शांत पॉज मोड में, जैसा बताया गया, सार्वजनिक रूप में नहीं आएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं। डीके शिव कुमार जिस मंदिर की बात कर रहे थे उसके बारे में आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड के केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला तीसरी बार टल गया है। कोर्ट को यह तय करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की चार्जशीट पर वो संज्ञान ले या न ले।
चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, कई और कांग्रेसी नेताओं के नाम हैं और ईडी ने इन नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स एजेएल से जुड़ी फाइनेंशियल गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। 50 लाख रुपए देकर 2000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली। मोटा मोटा यह आरोप राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर लगाया गया है। अब इसमें आज उनको यह फैसला करना था, लेकिन इसकी अगली तारीख दे दी गई है। कोर्ट ने 14 जुलाई को बहस पूरी कर ली थी और 29 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर 8 अगस्त और 29 नवंबर को फैसला टला और अब 18 दिसंबर को इस पर फैसला आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज की होती अगर ये आज कोर्ट का फैसला आ जाता। चलिए इसके लिए अगले महीने तक का इंतजार करते हैं। अब पश्चिम बंगाल की बात। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग और बीजेपी, अब ये त्रिकोण जो है लड़ रहा है। टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल कल दिल्ली आकर चुनाव आयोग से मिला। सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात हुई और टीएमसी ने कहा कि 2 घंटे मिले, उसमें 1 घंटा खुद ही बोले, तो हम कितना बोले होंगे। एसआईआर और बीएलओस की मौत को लेकर टीएमसी ने अपने आरोप उनके सामने रखे और चुनाव आयोग ने उनके आरोपों पर अपनी तरफ से सफाई भी दी और उनके आरोपों को बेबुनियाद भी बता दिया, बल्कि उल्टा उनसे अपनी बहुत सारी अपेक्षाएं बता दी। कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन से कहा कि वो अपनी ये सारी आपत्तियां जो है 9 दिसंबर के बाद दें, क्योंकि तब तक इलेक्टोरल रोल का पहला ड्राफ्ट तैयार हो चुका होगा। ड्राफ्ट को देख लें और उसके बाद उसमें कोई फैक्चुअल गलती हो तो वो बताएं। वो तो कोई और शिकायत करने गए थे। खैर, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने और भी बहुत कुछ कह दिया टीएमसी से कि बीएलओ, ईआरओ और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसरों को धमकाएं ना, एसआईआर की प्रक्रिया में दखल देने की कोशिश ना करें, एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़े लोगों को बिना डर के काम करने दें। चुनाव आयोग ने टीएमसी के लोगों से यह भी कहा कि संविधान के मुताबिक सिर्फ भारतीय नागरिक वोट दे सकता है, कोई विदेशी या घुसपैठिया नहीं। तो सबसे पहले आप जरा ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद शताब्दी रॉय को सुनिए। मिल के आई, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात सुनी और बाहर आकर मीडिया को क्या बताया। घुसपैठिया अगर है तो त्रिपुरा क्यों नहीं, मिजोरम क्यों नहीं, अरुणाचल क्यों नहीं, नागालैंड क्यों नहीं, मणिपुर क्यों नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल क्यों? और वोटर नहीं है ये बोल के हर स्टेट के जहाँ जहाँ बंगालीज लोग हैं वहाँ पे टॉर्चर हो रहे हैं। वहाँ पे जज, जब मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी बीरभूम से भी लेके गया, वहाँ पे बांग्लादेश भेज रहे। इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। उनको लगे ये बांग्ला है नहीं, ये कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे, तो वो इंडियन है ही नहीं, वो बांग्लादेशी है। ये कौन प्रूफ करेगा, क्यों करेगा? उसका हिम्मत क्यों है जो ये बंगाली बोलने से आप बंगाली हो लेकिन बांग्लादेशी हो, ऐसा तो बोल नहीं सकते। बीएलओ के ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहे, बोल रहे नहीं कुछ टॉर्चर नहीं हो रहे। इतना काम तो करेगा ही। इतना काम मतलब क्या? इतना घर जाना, इतना फिलअप बोल रहे, 4-5 का फिलअप नहीं, 60-70% लोग फिलअप नहीं कर सकते। एक गलत हो जाए वो कैंसिल हो रहे, तो फिर बीएलओ अब उनकी प्रॉब्लम जो होगी बीएलओस को लेकर के, और बीएलओ की मौत का आंकड़ा उन्होंने बताया 40 हो चुका है, तो इस पर चुनाव आयोग को कुछ करना चाहिए। ये तो चुनाव आयोग अपने तरफ से भी दिखवा रहा है कि क्यों बीएलओस की जान जा रही है। लेकिन ये जो कुछ भी झगड़ा सामने आपको दिखाई देता है, सारी पार्टियों को मालूम है कि चुनाव यही एजेंसी कराएगी, मतलब यही संस्था कराएगी, चुनाव आयोग, और ये अपने हिसाब से ही कराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल देने से इनकार कर दिया, रोक तो नहीं लगाई। अब उनको मालूम है तैयारी करो चुनाव की। तो अपडेट ये मैं आपको बता दूं कि यहां जो भी वो इलेक्शन कमीशन से कहें, ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के लोगों से नाराजगी जाहिर की है और ये कहा है कि एसआईआर का काम कितना हो रहा है इस पर ध्यान दो, मतलब लोगों के वोट बनवाओ। ये ना हो कि इलेक्शन कमीशन से लड़ाई के चक्कर में जो असली काम है चुनाव तुम्हारे हाथ से उस वजह से निकल जाए कि अपने लोगों के वोट ही नहीं बने, तुम झगड़ा ही करते रह गए। फिर दूसरी खबर ये छपी है आज अखबार में कि जो जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने 9 सीनियर नेताओं को कहा कि अपना बैग बांधो, ऐसे ही छपी है खबर, 9 जोड़े कपड़े डालो उसके अंदर और ग्राउंड पर जाओ और मुझे जाके एसआईआर का सारा अपडेट दो। जगह जगह जाके वॉर रूम बनाओ और मुझे अपडेट वॉर रूम से देना, पार्टी के दफ्तर से मत देना। मतलब ग्राउंड से जाकर के मुझे बताओ कि क्या इस वक्त हालत चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम कि इस एसआईआर की अहमियत हमारे लिए इलेक्शन में क्या है। समीर जी, देखिए, ये ममता बनर्जी भी अच्छे से जानती है और ये अभिषेक बनर्जी भी जानते हैं कि आप कितना भी एसआईआर को लेकर प्रश्न उठाओ, आप पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रहे राजीव कुमार पे कितने भी आरोप लगा दो, उसके बाद ज्ञानेश कुमार जी आए उन पे कितना भी आरोप लगा दो, बिहार में आप कितने भी एसआईआर को लेकर प्रश्न उठा दो, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कितने भी वोट अधिकार यात्रा निकाल दे, लेकिन चुनाव तो आपको चुनाव आयोग के नेतृत्व में लड़ना पड़ेगा और एसआईआर के जो हुआ था फाइनल उसी पे आपको लड़ना था। तो अब ममता बनर्जी इस बात को समझ रही है कि एक विरोध करना राष्ट्रीय स्तर पर वो जरूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी का वो स्टैंड है
तो राष्ट्रीय स्तर पर वो विरोध करेगी। राज्यसभा सांसद और उनके जो लोकसभा के सांसद है वो दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ जरूर पत्रकार वार्ता लेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन जमीन स्तर पर जो अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि भाई 95,000 जो बूथ है, हर बूथ के ऊपर अपना कार्यकर्ता लगाओ और बीएलओ के साथ, हर बीएलओ के साथ एक बीएलए अपना लगाओ और अपना एक भी वोट ना कटे, क्योंकि चुनाव तो हमें लड़ना ही है। एक फैक्ट और जोड़ देता हूं, और ये लोगों को समझना चाहिए कि नेता जो बात कहते हैं उसको पॉलिटिकली लिया कीजिए, कि वो कुछ जो है माहौल बनाने के लिए भी कह रहा है। क्या कहा था वक्फ कानून जब बना था, ममता बनर्जी ने कहा हम अपने राज्य में इसको लागू नहीं होने देंगे। आज की खबर क्या है, 5 दिसंबर डेडलाइन है, जितनी वक्फ संपत्तियां पूरे देश में है सबको सेंट्रल पोर्टल पर, वेबसाइट पर जो है अपलोड करना है। 82,000 प्रॉपर्टियां पश्चिम बंगाल में है, अभी तक नहीं किया। अब डेडलाइन आ गई तो मानना पड़ा और आदेश जारी किया उन्होंने कि सारी प्रॉपर्टियां अपलोड करो फटाफट। तो झगड़ा दिखाने के लिए, लेकिन अंत में करना वही पड़ा। और इस वक्त ये देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो है ये भी बीएलओ से जुड़ी हुई है। भी यही कहा है सबको। जिन बेलोस की मृत्यु हुई है उत्तर प्रदेश में, उनके परिजनों से मिलकर उनको आर्थिक मदद दे रहे हैं अखिलेश यादव। आज ऐसे ही एक परिवार से मिलने के लिए भी वो गए थे, तो उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया हुआ है। लेकिन अब उनको भी आपने देखा, कल उन्होंने अपना खुद का फॉर्म भरा था। अखिलेश जी भी जो विरोध कर रहे हैं वो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही करती हैं कि उस काम, और ये लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है, आप केवल चुनाव आयोग के खिलाफ चले जाएं और बीएलओज के साथ काम ना करें। जब चुनाव होंगे तब तो नहीं होगा ना आपका काम। तो वो दोनों काम करते हैं। और अखिलेश जी ने तो इनसे भी ज्यादा जोर से कहा है कि भाई हर बूथ का हर कार्यकर्ता जो है उसको देखना है और कोई भी फॉर्म नहीं रह जाए अपने कार्यकर्ताओं का, अपने वोटर को ध्यान रखना, किसका कट रहा है, किसका जुड़ रहा है, इस पर पूरा जोर देना है। अखिलेश जी को पता है कि वो सारी लड़ाई चुनाव में वैसे ही लड़ी जाएगी। ममता जी भी वही कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी जो इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही काम करते हैं कि अपने इश्यूज को भी उठाया जाए और उस पर नजर भी रखी जाए। ये नहीं होता कि भाई वहां कह दिया है कि हम तो नहीं करेंगे, इसके खिलाफ चलेंगे और चुनाव तो हो ही जाएगा। बंगाल में कुछ उल्टा हो रहा है सर। जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दबाव हम नहीं, आप डाल रहे हैं बीएलओ के ऊपर। टीएमसी से इन इफेक्ट यही कहा ना, कि आप दबाव उससे मत डालिए कि जिनके नाम, जिनकी मौत हो गई, जिस तरह से प्रेशर बन रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा है, उस रेफरेंस में है तो वो सरकारी आदमी। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, वो पॉलिटिकल रेफरेंस में कहा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को, बीएलएस को ममता जी जानती हैं, अभिषेक जी जानते हैं कि वही एक रास्ता है जिसके रास्ते से आप अपने वोटर को वहां तक पहुंचा सकते हो, ठीक से कर सकते हो कार्यकर्ता को। तो उस पर ध्यान दे रहे हैं और मुझे ये एक्सरसाइज ठीक लगती है, मतलब इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं।